बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं मोहम्मद रिजवान सरवर और आप प्रोग्राम देख रहे हैं प्रॉपर्टी गाइड। नाज़रीन, जब रियल एस्टेट सेक्टर की बात होती है तो 2025 में यही सुनने को मिलता है और इसी हवाले से बात होती है कि 2025 रियल एस्टेट का साल है और इसमें यकीनन रियल एस्टेट सेक्टर के लिए बहुत सारी खुशहाली है और खुशखबरियां हैं। और इसकी एक जो वजह की जब हम बात करते हैं, रीज़न की बात करते हैं, तो प्राइम मिनिस्टर टास्क फोर्स है जिसके जरिए रियल एस्टेट के जो मसाइल हैं उनको एड्रेस किया गया। और हम इस हवाले से गुफ्तगू भी करते रहते हैं, अपने गुज़िश्ता प्रोग्राम में भी हमने की कि उसमें जो तजावीज़ हैं जो रियल एस्टेट सेक्टर की जानिब से जो नुमाइंदगान हैं रियल एस्टेट सेक्टर के, उन्होंने पेश की, आया वो कबूल हुई हैं या नहीं। क्योंकि इसके हवाले से हमने देखा कि गुज़िश्ता चंद एक दिन में खबरें भी जारी कर दी गई, ब्रेकिंग न्यूज़ आई जिसमें बताया गया कि वो तजावीज़ को कबूल कर लिया गया है। आज इस प्रोग्राम में एक तो उस हवाले से आपको कंफर्म करेंगे कि ये खबर ठीक है या नहीं, वो अमल दरामद हुआ है या नहीं, क्योंकि उसमें आम आदमी के लिए बहुत सारी तजावीज़ हैं। इसके साथ साथ चूंकि चेयरमैन नैब मैदान में है, चेयरमैन नैब की तरफ से भी बयानात आ रहे हैं कि रियल एस्टेट सेक्टर में इस्लाहात जारी हैं, तो यकीनन यह भी खुशाइंद बात है कि जब इदारे और फिर हुकूमत और उसके बाद रियल एस्टेट डेवलपर्स और बिल्डर्स मिलकर जब काम कर रहे हैं, एक पेज पर हैं, तो यकीनन आने वाला वक्त जो है वो रियल एस्टेट के लिए एक बेहतर वक्त होगा और ये 2025 जो है ये बेहतर साल होगा। इसी के साथ साथ हुकूमत पंजाब ने एक स्कीम लॉन्च की है, वंडा कराओ तो सुख पाओ जिसका नाम है, जिसमें खास तौर पर जो विरासती जायदाद है इसके जो मसाइल हैं इनको हल करने के लिए ये स्कीम लॉन्च की गई है। इसमें खास तौर पर विरासती जायदाद में जब मुंतकिल की जाती है जायदाद, उसमें बहुत सारे मसाइल होते हैं या ड्यूटी फी वगैरह ली जाती है, क्योंकि टैक्सेस तो होते नहीं है विरासत में, मगर इसके बावजूद जब ड्यूटी ली जाती है या जो वो वक्त ज़ाया किया जाता है या इस पर जो बदमाशी या करप्शन की जाती है, उसको उस पर कंट्रोल करने के लिए, उस पर काबू डालने के लिए हुकूमत पंजाब ने ये स्कीम लॉन्च की है। आया स्कीम से क्या होगा, कोई फायदा होगा या नहीं, क्योंकि बहन बेटी को ज्यादातर मसाइल हैं विरासती जायदाद में, तो आया उनको इससे सहूलत होगी या नहीं, इस पर प्रोग्राम के आगाज में बात करेंगे। मुझे प्रोग्राम के आगाज में ज्वाइन किया है जनाब अशरफ आसमी साहब ने, जो कि एडवोकेट हाई कोर्ट हैं और बड़ी गहरी नजर रखते हैं विरासती केसेस के हवाले से। ये आसमी साहब, जो आपने देखा ये पॉलिसी आई है, ये एक स्कीम लॉन्च की गई है, असल में इसका मकसद क्या है और आप क्या समझते हैं कि ये इंप्लीमेंट भी हो पाएगी? बहुत शुक्रिया सर। असल में मैं आपको अर्ज करूं कि पॉलिसीज तो हमारे यहाँ इतनी ज्यादा आती हैं कि और इतने ज्यादा कवानीन बनाए जाते हैं कि आप लाइब्रेरियां भर दी हैं कवानीन से, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए तो सिर्फ नेक नीयत ही चाहिए होती है। ठीक है। इससे पहले भी कितने अरसे से देखें कि लैंड्स के हवाले से जो है ये रिफॉर्म्स कर रहे हैं और उसकी एंट्रीज कर रहे हैं, लेकिन अमली तौर पर देख लें, अभी भी किसी ने फर्द लेनी है या कोई रिकॉर्ड लेना है तो उसको जनाब नाको चले चुपाए जाते हैं। मेरा रोजाना पाला पड़ता है अदालतों में और हमारा पाला पड़ता है इसी रेवेन्यू डिपार्टमेंट के साथ। ठीक है। इनहेरिटेंस के मामले में तो पहले भी कोई प्रॉब्लम नहीं होती कि आपने अगर तकसीम इनहेरिटेंस में मामले में एंट्री खुद ब खुद हो जानी होती है, उसकी तो बड़ी नॉमिनल फीस होती है, रुपयों में होती है फीस। असल चीज ये है कि विरासती प्रॉपर्टी जैसे ही कोई बंदा फौत होता है तो ऑटोमेटिकली उसके नाम पे मुंतकिल हो जानी चाहिए, लेकिन अमली तौर पर सूरत हाल बड़ी मुख्तलिफ है। जिस सोसाइटी में अपने घर से ही बाप और भाई जो है वो अपनी ही बेटी बहन का हक खाना चाहते होंगे, तो वो क्या करते हैं, उससे अगर वो दस्तबरदारी लिखवा लेंगे, अच्छा, उससे अगर वो हिबा के ऊपर साइन करवा लेंगे, ठीक है जी, उससे अगर वो उसे कागज देंगे कि लिख दो कि मैंने सारे पैसे वसूल कर लिए, उसका त्रिया कौन करेगा, उसका हल कौन करेगा? उसका हल ये एंट्रियां करने से कुछ भी नहीं होना। ये आपको बता दो, पाकिस्तान में विरासती प्रॉपर्टी में जो बड़ा गर्क हुआ है और जिसकी वजह से 60-70% लिटिगेशन है हमारे मुल्क में, वो यही है कि हिबा के नाम पर, तमलीक के नाम पर, तय के नाम पर जो है और दस्तबरदारी के नाम पर जो है ना बेटियों बहनों से जो है एक इमोशनल ब्लैकमेलिंग की जाती है जी बहनों के साथ, बेटियों के साथ। मैं आपको अर्ज करूं, ये तो एक एंट्री है कि जनाब इसके नाम ये जमीन थी, ये अब्बा है, ये उसके आगे 4 बच्चे हैं, ये इनके अब्बा के बाद 4 बच्चों के पास जानी चाहिए, वो तो एंट्री कर देंगे, अच्छा, ऑटोमेटिकली चलो हो जाएगी, बंडा जो कह रहे हैं कराओ तो ऑटोमेटिकली हो जाएगी। लेकिन उससे पहले उसको महरूम करने के लिए अगर कोई हिबा पे साइन करवा लिए गए होंगे, बै पे करवा लिए जिसने हमें बेच दी है, अगर उससे तमलीक करवा ली है, दस्तबरदारी करा ली है, उसका जिम्मेदार कौन होगा? ठीक है। हमारे निजाम में आपका कहना यह है कि जो जड़ है उसको उखाड़ना चाहिए, पॉलिसी कुछ ऐसी आनी चाहिए जो एक तो इंप्लीमेंट भी हो और जड़ को काबू में किया जाए। हाँ,
जड़ में काबू करने के लिए मैं आपको अर्ज करूं, 2019 में जस्टिस काजी फाइजा ने एक सिविल केस में जजमेंट दी थी, मनीर सुल्तान केस में। अच्छा। उन्होंने कहा था कि इसको तमाम रेवेन्यू डिपार्टमेंट और गवर्नमेंट के तमाम डिपार्टमेंट्स को भी कहे कि इसके ऊपर अमल दरामद करें। उसका ये था कि अगर किसी ने किसी को बेटी बहन का प्रॉपर्टी हथियाने के लिए नाजायज हिबा कर दिया है ना, मतलब हिबा अपने नाम करवा लिया, बेटे के नाम करवा लिया, बेटी बहन को मरहूम कर दिया, दैट इज अगेंस्ट द पब्लिक पॉलिसी अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान। अच्छा, तो अगर कोई किसी से इस पर इम्प्लीमेंटेशन भी हुई? उस केस में तो इम्प्लीमेंटेशन हुई थी जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, मनीर सुल्तान वाले केस में। लेकिन होता पता क्या है, हमारी जो अदालतें हैं ना, सिविल कोर्ट्स हैं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स हैं, ये कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स नहीं है। इन्होंने ये जो हाई कोर्ट्स और सुप्रीम कोर्ट होती है, कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स है, इनका दायरा कार बड़ा वसी होता है। इन्होंने उस कॉन्स्टिट्यूशन में है जी आपने हर किसी के राइट को प्रोटेक्ट करना है, उसका हक के जिंदगी भी, हक के उसकी प्रॉपर्टी का भी हक। जैसे मैंने कहा कि इट इज अगेंस्ट द पब्लिक पॉलिसी ऑफ अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान कि आप किसी का वरासती हक खा लें, किसी से जो है ना नाजायज हिबा करवा ले, नाजायज तौर पर उससे जो है ना वो आप दस्तबरदारी करवा ले, ये पब्लिक पॉलिसी के ही खिलाफ है। लेकिन जब वही केस सिविल कोर्ट में आता है या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के पास होता है तो वो करते हैं कानून के मुताबिक अमल, कॉन्स्टिट्यूशन को नहीं देते। वो कहते हैं अगर कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक हम चलेंगे तो हमारी एक्सप्लेनेशन कॉल हो जाएगी। ये मुझे खुद डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज साहब ने कहा था, मैं जब बहस कर रहा था, उन्होंने कहा जी तो फिर ये कोई हल तो नहीं निकला ना, फिर तो आसमी साहब ये हल तो नहीं है। हल ये है सर, मैं आपको अर्ज करूं कि असेंबली में कानून पास होना चाहिए। अच्छा, किसी बेटी बहन का, ये जो पाकिस्तान में अब डाटा कलेक्ट करके देख लें, 95-96% लोग जो हैं बेटियों से बेटों को हिबा क्यों करवाते हैं? बेटियों के नाम हिबा क्यों नहीं होता? इसलिए कि बेटियों को महरूम करने के। 3-4% आपको मिसालें मिलेगी कि वो बेटी की बजाय उन्होंने बेटे की बजाय उन्होंने बेटियों को हिबा कर दिया, 3-4% मिसालें होगी। वरना इसी तरह दस्तबरदारी भी जो है वो बेटियों से ही क्यों करवाई जाती है? तो ये भी तो बड़ा से डरना जी। इसी तरह बैग के ऊपर साइन करवा लिया जी, हमने अपनी बहन को पैसे दे दिए, तो कितने पैसे देते हैं भाई? देखो तो सही हो रही, वो उसके बच्चे म्यूनिसिपैलिटी के स्कूल में पढ़ रहे हैं, आपके बच्चे जो है वो बड़े स्कूलों में पढ़ रहे हैं, उसका लिविंग देख लें, आप अपना लिविंग देख लें। और दूसरी बात यह कि पाकिस्तान का कल्चर ये है कि यहाँ पे बेटियों को अपने से बड़े लोगों के घरों में ब्याया जाता है ताकि वो सिर ना चुक सकें। ठीक है। और ये मैं देहाती कल्चर की खास तौर पर सर बात कर रहा हूँ, जो एग्रीकल्चर, वहां तो कहते हैं जान ले लो बंदे की, जमीन का टुकड़ा ना जाने दो। इसके लिए कानून साजी होनी चाहिए कि इस्लाम ने और आसमी साहब बहुत सी जगह पर हम ये भी देखते हैं कि फिर बहनें तो डिमांड भी नहीं करती, वो मांगती ही नहीं है प्रॉपर्टी है, शायद उनको इमोशनली भी डैमेज कर दिया जाता है, फिर उसके बाद। जी हाँ, मैं आपको सर मैं अर्ज करूंगा कि वो कहती हैं कि जब तक हमारे माँ बाप, उन्होंने हमारे माँ, अगर बाप फौत हो गया हुआ तो माँ जिंदा, तो माँ से मिलने से रोक देना भाइयों को। वो कहते हैं थे साढ़े घर ना बड़ी। मेरे पास एक ऐसा केस है, खातून ओवरसीज है, भाई इसी पाकिस्तान में रहता है, उसने 6 माह अपनी बहन को नहीं बताया कि हमारी माँ फौत हो चुकी है। 6 माह बाद बताया कि माँ तो फौत हो गई थी, सिर्फ इसलिए कि डिप्राइव करने के लिए। ट्रुथ है, सच्ची बात कर रहा हूं मैं आपको। ये यहाँ और वो, अगर इतने पढ़े लिखे लोग हैं कि हम तस्वर भी नहीं कर सकते कि इतने पढ़े लिखे लोग, ज्यादा पढ़े लिखे लोग जो है ना वो ज्यादा, ये हमारे यहाँ गलत पढ़े लिखे लोग हैं वो ज्यादा कर रहे हैं इस तरह। बिल्कुल सही। अच्छा, फिर आसमी साहब ये जो स्कीम आई है, यानी आप कह रहे हैं कि इसमें इस तरह के कोई मामला को हल करने की कोई तजवीज हो, या बल्कि पॉलिसी तो आ गई है, पॉलिसी में ऐसा कुछ नहीं है? नहीं सर, वो तो यही होगा ना सर, देखे ना, वो तो यही होगा ना कि प्रॉपर्टी अगर होगा कि जी अशरफ आसमी जो है उसके 4 बच्चे हैं, अशरफ आसमी जब फौत होगा तो 4 बच्चों के नाम प्रॉपर्टी चढ़ जाएगी, ठीक है ना? ठीक है। लेकिन अशरफ आसमी के 4 बच्चों में से एक बच्चे ने जबरदस्ती हिबानामा तैयार करवा लिया, बाकी भाइयों से प्रॉपर्टी हथिया ली, तो लिटिगेशन तो आ गई ना। ठीक है। हमारे यहाँ ये कॉन्सेप्ट बड़ा गलत है, जो मेरे कुछ मोहतरम जो वकला हज़रात हैं वो भी इन चीजों को नहीं समझते। अभी पिछले दिनों जो है ना, ये बड़ी एक अच्छी बात हुई कि पंजाब जुडिशल एकेडमी में सिविल जजेस को, एडिशनल सेशन जजेस को
एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जजेस को स्पेशल ट्रेनिंग विरासती प्रॉपर्टीज के केसेस के हवाले से दी गई, पहले कभी नहीं दी गई। अच्छा, वो समझते हैं कि जिसकी प्रॉपर्टी है, जैसा कहते हैं मेरा जैसा मेरी मर्जी, वो कहते हैं मेरी प्रॉपर्टी मेरी मर्जी, मैं जिसको मर्जी दे दूं। ऐसा नहीं है। तुम में से हर कोई हर कोई दूसरे की रैयत है और उससे उसकी रैयत के बारे में सवाल किया जाएगा। बिल्कुल सही, कि मैं बाप हूं तो मैं चारों बच्चों के साथ अच्छा सलूक करूं, एक जैसा सलूक करूं। हाँ। ये क्या हुआ कि बेटी को ना दूं और बेटों को दे दूं? इस्लाम, मैं एक निगरान हूं, मैं अमीन हूं, वो अल्लाह ने मुझे दी है, हर चीज अल्लाह की तरफ से डेलीगेट की है। और ये वक्त ऐसा गुनाह है कि इसकी बख्शिश नहीं है। आपने किसी की प्रॉपर्टी खा ली, उसका हिस्सा मार लिया, तो ये गुनाह कबीरा है। विरासती हक खा लिया तो ये गुनाह कबीरा है, ये इसकी बख्शिश नहीं होनी। बिल्कुल ठीक, ये अवेयरनेस की भी जरूरत है। और हमारे हुक्मरान जो है, जी हाँ, हुक्मरान दिस एंड दैट करते रहते हैं। वो चाहते हैं कि इशू रिजॉल्व ही ना हो, कौम जो है वो बिल्कुल आसमी साहब, इस पे एजुकेट करने की जरूरत है, एजुकेट करने की जरूरत है। और आप जिस तरह देहातों का जिक्र कर रहे हैं, मैं तो यूं कहूंगा इवन शहरों में भी जो बेटियां हैं उनको अपने हकूक पता ही नहीं है। इसी वजह से वो बाद में डिमांड भी नहीं कर पाती, वो पूछती ही नहीं है। देखिए, अब तो पाकिस्तान की बहुत सारी पॉपुलेशन अब शहरों में है। बेटियां बेशक मास्टर डिग्री कर ले, पीएचडी। मेरे पास एक केस है, खातून डायरेक्टर हेल्थ रिटायर हुई है 20वें ग्रेड में से। अच्छा। उसका प्रॉपर्टी के साथ मामला बना हुआ है, जो कि उसकी वालदा भी डॉक्टर थी, खुद भी वो डॉक्टर है, उसके भाई बड़े पढ़े लिखे और बड़े बासर पोस्टों पर है, उसकी विरासती प्रॉपर्टी का मसला बना हुआ है। अब अच्छा। कहां जाकर रोए हम? उस रोना ये है सर कि इसके लिए सिर्फ ये है कि असेंबली में कानून साजी होनी चाहिए कि बाजी हिबा शिबे वाला जरा काम में, तबलीग वाला जरा काम में, इसको बिल्कुल रोका जाए, इस पर रोकथाम फौरी तौर पर जरूरी है। मगर आसमी साहब, मैं क्विकली इस पर भी आना चाहूंगा। जो ये प्रोग्राम है, इसके जरिए जो ये ट्रांसफर में मसाइल होते हैं, आप क्या समझते हैं कि उसमें भी मसाइल में कोई कमी होगी या वो भी इसी तरह चलेंगे? देखें, क्योंकि इसके जरिए फोकस तो ट्रांसफर पे किया गया ना, जब इंतकाल होगा तब मसाइल का सामना है। जी, अल्लाह करे ये ऐसा हो जाए। लेकिन मैं आपको बात बता दूं, जिस सोसाइटी में इस वक्त हम रह रहे हैं ना, यहाँ का जो पटवारी माफिया है, यहाँ का जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट में लोग बैठे हुए हैं, इनकी आप शक्लें देख लें, इनकी आप पेट देख लें, इनकी प्रॉपर्टीज। आईएमएफ देखें, बाहर से आकर आईएमएफ हमारे चीफ जस्टिस से मिल रहा है कि भाई तुम्हारे मुल्क में प्रॉपर्टीज की प्रोटेक्शन का कोई हाल ही नहीं है। बाहर से आकर वो देख रहे हैं कि जनाब, यहाँ वो कह रहे हैं कि जनाब तमाम सरकारी मुलाजमीन के असासे जो है, जो उनके नाम है, जो उनके डिपेंडेंट्स हैं, उनको आप देख लें, एफबीआर को देख लें, जुडिशरी को देख लें, पुलिस को देख लें, रेवेन्यू डिपार्टमेंट्स को देख लें। किस की बात करूं? इन डिपार्टमेंट्स में काम करने वाले ऑफिसर एहलकारों के आप प्रॉपर्टी का पता लगवाएं, इवेल्युएट करें कि उनके पास कितनी प्रॉपर्टी है। आप जाएं डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी में चले जाएं, आप रेवेन्यू डिपार्टमेंट, पटवारी का रहन सहन किसी एमपीए मिनिस्टर से कम नहीं है। और ये पटवारी से जान कभी भी नहीं छूटेगी इस कौम की, ये मैं आपको बता रहा हूँ। इतने अरसे से हम सुन रहे हैं कि पटवारी की बात खत्म हो जाएगी। वो मैं बात करता हूं कि ठीक है, ट्रांसफर की हद तक कंप्यूटराइज्ड हो रहा है, हम इसको अप्रिशिएट करते हैं कि अच्छी बात है, चेंज आए तो सही, और इंप्लीमेंट तो हो सके ये पॉलिसी, कम से कम जो ये स्कीम बनाई गई है उसको इंप्लीमेंट होना जरूरी है। हाँ, वो कहते हैं ना कि हम तो समझे थे लाएगी फरागत तालीम, क्या खबर थी कि चला आएगा इलाहाद भी साथ। मेरा सर्जन रगे बिजनेस से लहू लेता है। तालीम बहुत आम हो गई है, इंफॉर्मेशन बहुत आम हो गई है, हर बंदे के हाथ में वो व्हाट्सएप है। ट्रंप की बातें हमें याद है, लेकिन अल्लाह और अल्लाह के रसूल ने जो देखा है कि अपने घर में अपनी बहन भाइयों के साथ अच्छा सलूक करो, वो हमें नहीं याद। बिल्कुल नहीं याद। आसमी साहब, ये एक बड़ा अहम टॉपिक है और इस पर इंशाल्लाह हम डिटेल में भी बात करेंगे। नाज़रीन, ये जो पॉलिसी है ये ट्रांसफर की हद तक तो है, मगर जो एक अहम नुक्ता है वो ये है कि जो बहनों को, बेटियों को जब उनके हकूक नहीं मिलते, विरासती प्रॉपर्टी नहीं मिलती, विरासती जायदाद नहीं मिलती, तो वो आवाज़ भी नहीं उठा सकती, क्योंकि उनको इस तरह से एजुकेट ही नहीं किया गया, उनको अपने हकूक का पता ही नहीं है, या फिर यूं कहें कि वो इमोशनल ब्लैकमेल भी हो जाती हैं। और इसके साथ साथ शायद वो, मैं यूं कहूं कि जो भाई हैं आज के दौर के, वो फिर इस तरह से सोचते नहीं है कि जो बहनों के हकूक हैं उनके बारे में जवाब भी देना होगा वालिदैन के बाद।
कोशिश करेंगे अपने प्रोग्राम के जरिए आवाज़ उठाते रहें और इस पे भी कोई पॉलिसी इस तरह की हुकूमत की तरफ से आए ताकि इंप्लीमेंटेशन हो और आसानी पैदा हो सके। अभी वक्त एक छोटे से ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं, आप कहीं मत जाइए। वेलकम बैक नाज़रीन, आप प्रोग्राम देख रहे हैं प्रॉपर्टी गाइड और मैं हूं आपके साथ मोहम्मद रिजवान सरवर। मुझे प्रोग्राम में ज्वाइन किया है जी शुमैला सिद्दीकी साहिबा ने, जो कि एग्जीक्यूटिव मेंबर इस्लामाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स हैं, और इन्हीं के साथ साथ मुझे ज्वाइन किया आरिफ यूसुफ जीवा साहब ने, जो कि साबिक चेयरमैन एसोसिएशन ऑफ बिल्डर्स एंड डेवलपर्स हैं। आप दोनों हजरात को खुशामदीद कहता हूँ। जीवा साहब, आपके जानिब आऊँगा। ख़ास तौर पर बात करते हैं चेयरमैन नैब के जो बयानात हैं, वो ख़ास तौर पर उनका एक बयान आया है कि रियल एस्टेट सेक्टर पर जो इस्लाहात हैं उस पर काम जारी है, और यानी शुरू तो कर दिया गया है और बड़ी तेज़ी से इस्लाहात हो रही हैं। इस बयान को आप किस तरह से देखते हैं और आप क्या समझते हैं कि अब तक जो 2025 जब से आगाज़ हुआ है, हमने देखा कि तजावीज़ भी एसोसिएशन ऑफ बिल्डर्स की जानिब से बहुत सारी पेश की गई हुकूमत को, तो आप क्या समझते हैं कि इस्लाहात हो रही हैं? जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया। देखें, ये जो आपने जो अभी मेरे सामने जो गवर्नमेंट की और चेयरमैन नैब्स की जो है वो गुजारिशात या जो भी उनका फोकस है जिन चीज़ों पे उसकी बात रखी है, ये बहुत अच्छा और बहुत अच्छी बात है कि गवर्नमेंट ने एक साल के बाद जो है ये सोचा कि कंस्ट्रक्शन सेक्टर, मैं स्पेसिफिकली आपसे बात कर रहा हूँ कंस्ट्रक्शन सेक्टर की, ठीक है, कि कंस्ट्रक्शन सेक्टर की एक टास्क फोर्स उन्होंने बनाई, क्योंकि पिछली गवर्नमेंट में भी कोई 4 साल जो है वो ये फोर्स रही थी, जिसमें जो है वो आबाद हर थर्सडे हर ट्यूसडे को मीटिंग किया करती थी, हर थर्सडे प्राइम मिनिस्टर से मीटिंग होती थी। ये बहुत अच्छा इकदाम है गवर्नमेंट को। अब ये चीज जो है वो समझ आई है, या उसको कहेंगे कि गवर्नमेंट ने ये माना कि जितनी भी आपकी इंडस्ट्रीज हैं वो कंस्ट्रक्शन सेक्टर चलेगा तो आपकी इंडस्ट्रीज में बूम आएगा। तो ये जो है आपने जब चेयरमैन नैब जो है वो लास्ट वीक जो है वो इसी वीक बल्कि आबाद हाउस तशरीफ लाए थे बज़ाते खुद, और उन्होंने खुद जो है वो कंस्ट्रक्शन सेक्टर की, एक तो उन्होंने कंस्ट्रक्शन सेक्टर के जो आगे गवर्नमेंट इस्लाहत कर रही है उसकी बात की, और खुद नैब जो है वो इंटरेस्टेड है कि कराची के अंदर खास तौर पर और वहाँ पे जो इलीगल कंस्ट्रक्शन हो चुकी हैं, ठीक है, आगे के लिए उन्होंने कहा कि आबाद के साथ बैठ के हम जो है इसको रोकने के लिए आबाद और एसबीसी के साथ मिलकर इसको रोकने के लिए इकदाम कर लेंगे। लेकिन जब हो गया वो इतनी बड़ी तादाद है उस कंस्ट्रक्शन की, तो उसको जो है वो कम से कम या तो रेगुलाइज करें या उसके लिए कोई एक हल निकालें। चले देर आए दुरुस्त है, मगर जीवा साहब ऑन बोर्ड तो लिया गया है अब। एग्जैक्टली ऑन बोर्ड लिया गया है, और ये जो है आबाद भी इसके अगेंस्ट थी हमेशा से। ठीक है, इलीगल कंस्ट्रक्शन को कभी आबाद ने सपोर्ट नहीं किया। उसमें जो है वो मेरा ख्याल है वो जो इलाका वाइज जो कंस्ट्रक्शन हुई है ज्यादा तादाद उनकी है, हाई राइज बिल्डिंग्स नहीं है उसमें। ठीक है, और ये जो है उन्होंने एक बात जो है वो क्लियर कट कही कि आइंदा जो है वो नैब जो है इसको ओवरसी करेगी कि यहाँ पे जो है शहर के अंदर इलीगल कंस्ट्रक्शन ना हो। दूसरा, गवर्नमेंट की जो टास्क फोर्स बनी है उसमें बहुत सारी चीजें जो है वो प्राइम मिनिस्टर हाउस की जो है वो डायरेक्शन पे डिसाइड की गई हैं, ठीक है, जिसमें जो है वो टैक्स इस्लाहात हैं। खास तौर पे जो हमारी डिमांड थी कि जो ये 12-13% जो है वो रजिस्ट्री के ऊपर जो इन्होंने टैक्सेस लगाए थे, उसके ऊपर जो है वो आवाज जो है काफी अरसे से आवाज उठा रही थी। आपको याद होगा कि पिछली गवर्नमेंट के टेन्योर के अंदर तकरीबन 2% जो है वो टैक्स रजिस्ट्री पे लिया जाता था। जी हाँ, जी हाँ, तो अचानक से जो है वो इतना इजाफा हुआ, जिसपे जो है वो कंस्ट्रक्शन सेक्टर के ऊपर और रियल एस्टेट सेक्टर पे इसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट आया। लोगों की ट्रांजैक्शंस रुक गई, क्योंकि जाहिर है अगर इस पे तो शेखानी साहब का बयान भी आया है कि गालिबन ये 13 से अगेन इसको कम करके 2 से 3% तक लाया जा रहा है। ये उम्मीद है, हम तो कहते हैं 3% अगर ये ले आएंगे तो काफी जो है वो ट्रांसफर्स रुकी हुई हैं, लोग करवा नहीं रहे ट्रांजैक्शंस भी होंगी बहुत सारी, यकीनन जरा काम इससे यकीनन हाइप बनती है, दोबारा से लोग रियल एस्टेट में इंटरेस्ट भी लेते हैं, इस वजह से भी बहुत सारे लोग रुके हुए हैं। जी हाँ बिल्कुल। और देखें मार्केट में जो है मूवमेंट आई है। मैं देखें आपको एक बात बताऊं, ये जो बात करते हैं ना कि मंदी आ गई, मंदी नहीं होती कुछ। मार्केट अपनी जगह पे जो है वो एक ब्रेक होता है। अब उस ब्रेक के बाद जो है, क्योंकि गवर्नमेंट की पॉलिसीज की क्लैरिटी नहीं थी कि गवर्नमेंट आने के बाद और क्या करेगी, क्योंकि कंस्ट्रक्शन सेक्टर के टैक्सेस बढ़ा रही थी, उसके ऊपर फीसेस बढ़ा रही थी। अब गवर्नमेंट ने जो है वो पिछले 2-4 माह से जो इकदाम लिए तो उससे मार्केट के अंदर चेंज आया है, बाइंग सेलिंग शुरू हुई है, लोगों ने जो है वो बाइंग शुरू कर दी है। और सबसे बड़ी वजह जो आपने इंटरेस्ट रेट में जो कमी देखी, जो 23% से 13% पे आया, तो वो कैश फ्लो जो है वो मार्केट में नजर आ रहा है यकीनन जी। और हमने देखा जब से आगाज हुआ 2025 का, ट्रांजैक्शंस हो रही हैं रियल एस्टेट सेक्टर में, यकीनन एक मूवमेंट नजर आ रही है और एक पॉजिटिव वाइब है। शुमैला साहब, आपकी जानिब आऊंगा
क्या देख रही हैं 2025 का? गुज़िश्ता प्रोग्राम में भी आपके साथ इस पर जिक्र हुआ कि 2025 रियल एस्टेट का साल है, मगर आपको क्या लगता है कि वो वजूहात क्या हैं जिससे आपको लगता है कि 2025 में रियल एस्टेट सेक्टर बूम में रहेगा? अच्छा देखिए, पहले तो हमने बहुत दफा इसका जिक्र किया कि गवर्नमेंट ने इस वक्त टास्क फोर्स बना के थोड़ा सा एक बेहतर इकदाम जी किया। हाँ, रियल एस्टेट को दोबारा से जो है वो एक तवज्जो दी गई है बहुत अरसे के बाद, जो कि बिल्कुल ही हमारा रियल एस्टेट बिल्कुल तबाह हो गया था, ठीक है। जिसकी वजह से बहुत सारी इंडस्ट्रीज हमारी मुतासिर हो रही हैं। एक तो ये वजह है जिसकी वजह से हम थोड़े से पुरुमीद हैं। ठीक बट है। थोड़ी सी मैं इस चीज में एक इस्लाह करूंगी, हम सिर्फ लगे हुए हैं अभी टैक्स के ऊपर बात करें जी, टैक्स कम कर दें, टैक्स कम कर दें, टैक्स कम कर दें। उसके अलावा हमारी क्या, हम लॉ एंड ऑर्डर में या रेगुलेशन, हम ऐसी क्या इस्लाहात लेकर आ रहे हैं जहाँ पे बाकी चीजों को भी हम जो है ना उतनी ही जो है ना नजरसानी कर सकें जैसे हम जिस तरह से हम अब तक टैक्स के ऊपर बात कर रहे हैं। ठीक है। अगर आप इंटरनेशनल बात करें तो दुबई की अगर हम बहुत ज्यादा बात कर रहे होते हैं, अक्सर प्रोग्राम में इस टाइम दुबई की रियल एस्टेट बहुत बूम पर है, बट वहां पे गवर्नमेंट ने कुछ चीजें अपने कंट्रोल में रखी हुई हैं। अभी तक हमारी कितनी सोसाइटीज हैं जो 90s से डिलीवरी नहीं हो सकी हैं, जो कि मैं तो अगर बात करूं तो आरडी और सीडीए के बहुत सारे सेक्टर्स हैं, मैं उन सेक्टर्स के नाम दे सकती हूँ कि जो अभी तक डिलीवर नहीं हुए हैं। ठीक है। तो हमें उनको भी देखना पड़ेगा, हमें उस बिल्डर को भी कहीं ना कहीं जो है कंट्रोल करना होगा, जो बिल्डर है जो काम कर रहा है, जो एक आम आदमी अपने ख्वाबों का महल बनाने के लिए सारी जिंदगी पैसे जोड़ता है और ख्वाबों के महल में वो जाके बेचारा एक प्लॉट खरीदता है और ठीक उसके है। बाद वो कहता है जी मैं अपनी फैमिली के साथ यहाँ पे मूव करूंगा, वो बेचारा अभी तक फाइल लेके फिर रहा है मार्केट में। तो ये सिर्फ टैक्स नहीं है, उसके अलावा भी कुछ चीजें हैं। अगर आप दुबई की बात करें, वहां पे आप एक एस्क्रो अकाउंट खोलते हैं और वहां पे जितना भी पैसा है जो बिल्डर का, वो उस जब तक पहले तो इन्वेस्टमेंट सिक्योर है ना जी, सबसे पहले तो सिक्योर है इन्वेस्टमेंट जी, सिक्योर इन्वेस्टमेंट है ना। अब मुझे बताएं कि मैंने किसी भी सोसाइटी में अगर कोई प्लॉट लिया, क्या वो गवर्नमेंट के पास जा रही है? पैसे नहीं जा रहे। क्या वो बिल्डर गवर्नमेंट के किसी अकाउंट के साथ जो है वो लिंक्ड है? नहीं लिंक्ड है, तो हम सिक्योर ही नहीं है। तो हमें तो पहले वो सिक्योरिटी देखनी है कि बजाय इसके कि हम टैक्स बढ़ाते रहें, जिस बिल्डर ने भी कोई प्रॉपर्टी बनानी है, कोई कंस्ट्रक्शन करनी है, कोई डेवलपमेंट करनी है, तो वो जैसे दुबई में एस्क्रो अकाउंट खुलता है, इसी तरह हमारे पास एक अकाउंट खुले और वो उसके अकाउंट के अंदर जो है वो कस्टमर का, कंज्यूमर का और जो इन्वेस्टर्स के पैसे वहां, और उसके बाद जब तक वो बिल्डिंग उसकी कंप्लीट नहीं हो जाती तो वो उसकी पेमेंट वहां से ही वो विड्रॉ कर सकता है, ताकि एक चेक एंड बैलेंस हो हमारे पास। तो थोड़ी सी हमें बाकी जगहों को भी देखने की जरूरत है। बिल्कुल ठीक है। मुबशर सईद साहब ने हमें ज्वाइन किया जी प्रोग्राम में, जो कि साबिक प्रेसिडेंट हैं एसोसिएशन ऑफ बिल्डर्स एंड डेवलपर्स के, लाहौर से। उनको वेलकम कहते हैं। मुबशर सईद साहब क्या कहेंगे? चेयरमैन नैब चूंकि मैदान में हैं, उन्होंने ये भी बयान दिया कि इस्लाहात हो रही हैं, जारी हैं इस्लाहात रियल एस्टेट सेक्टर में। इसके साथ साथ बड़ा अहम बयान आया है कि अब डीसी वैल्यू या एफबीआर वैल्यू पर प्रॉपर्टी फरोख्त नहीं होगी, बल्कि सिर्फ बैंकों के जरिए प्रॉपर्टी की खरीदो फरोख्त होगी। इसको आप किस तरह से देखते हैं? जी बहुत शुक्रिया रिजवान साहब। सर्वप्रथम सबसे पहले तो मैं ये चीज कहना चाहूंगा कि देर है दुरुस्त है। देखिए, सबसे पहली चीज ये है कि हमें इस बात को डिटर्मिनेट करना होगा कि रियल एस्टेट सेक्टर जो है वो गवर्नमेंट के लिए और हुकूमती पॉलिसीज के लिए और इकोनॉमी के लिए, मुल्की इकोनॉमी के लिए बेहतर है या नुकसान का? भाई ठीक है, आज तक हम इस चीज को ही डिटर्मिनेट नहीं कर पाए। आप अगर इससे पहले दौरे हुकूमत में अगर आप देखते हैं तो जितनी रियल एस्टेट पॉलिसीज बनाई गई हैं वो सारी इस चीज को देख के बनाई गई हैं कि शायद ये मुल्क दुश्मन नासिर है। ठीक है, जो टैक्सेस लगाए गए, जिस तरह से इन्हें डील किया गया, जिस तरीके से यहाँ पर ब्यूरोक्रेसी ने जैसे रिपोर्ट बना के दी, इवन अगर आप देखेंगे तो IMF को जो रिपोर्ट बना के दी गई और जो टैक्सेस के हवाले से IMF ने जो लोन लिया गया और रियल एस्टेट सेक्टर पर बर्डन डाला गया, वो सारा काम इस तरह से था कि जैसे रियल एस्टेट को बंद करने के मुताबिक है। ठीक है, तो सबसे पहली चीज तो ये है, हमें डिटर्मिनेट ये करना है कि रियल एस्टेट सेक्टर आया मुल्की इकोनॉमी के लिए बेहतर है कि नहीं है। ठीक है, तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं ये समझता हूँ कि इस टाइम एक बहुत अच्छे लेवल पर, बहुत अच्छे तरीके से गवर्नमेंट इस चीज को समझ भी रही है और गवर्नमेंट को ये चीज समझ आ भी गई है। और वक्त मियां साहब, आप ये देखिए कि इस वक्त गवर्नमेंट भी बात कर रही है, चेयरमैन नैब भी इस चीज को बहुत सीरियस ले रहे हैं, और जो हमारे बिल्डर्स हैं, हमारे जो नुमाइंदगान हैं रियल एस्टेट सेक्टर के, उनको भी ऑन बोर्ड लिया गया है। यानी यकीनन ये इटसेल्फ एक इस्लाह है। जी बिल्कुल, मैं ये चीज समझता हूँ कि देखिए, जब कानून की बालादस्ती होती है, जब
कानूनी इदारे जो है, जो लोग हैं, ब्यूरोक्रेसी हमारी जो है, वो जब आगे आती है चीजों पर इम्प्लीमेंट करने के लिए, जब वो इस चीज की ठान लेती है कि रियल एस्टेट सेक्टर को चलाना है और इसके साथ ही जो मुल्क की इकोनॉमी का पहिया है ये चलेगा। सर्वर साहब, आप अगर ये चीज देखें तो हमें, हमारी एसोसिएशन जितनी भी है, हमें एक अरसा हो गया हम ये चीज कहते जा रहे हैं कि जब तक आप रियल एस्टेट सेक्टर को मुराद में देंगे, जब तक उसमें टैक्स में कमी नहीं करेंगे और जब तक यहाँ पर इन्वेस्टर के लिए आसानी पैदा नहीं करेंगे, तब तक मुल्की इकोनॉमी नहीं चल सकती और बहुत सारे इदारे जो है वो अपना टैक्स उस तरह से इकट्ठा नहीं कर पाएंगे। मगर अनफॉर्चुनेटली साबका दौर में हुआ ये है कि रियल एस्टेट सेक्टर में प्रॉपर्टी खरीदने वालों को जो है ना बहुत ज्यादा खौफजदा किया गया और ऐसे बयान दिए गए जिसके लिए खराबी का बायस बना। लेकिन ये जो आज का ये जो बयान है, जो चेयरमैन लैब का जो बयान है, उनके बयान का मैं खैर मकदम करता हूँ और मैं इसी समझता हूँ कि 2025 जो है वो रियल एस्टेट सेक्टर का साल है, ना कि सिर्फ रियल एस्टेट सेक्टर का साल है। इंशाल्लाह रियल एस्टेट सेक्टर के जरिए मुल्क के अंदर बाहर से पैसा भी आएगा और मुल्की पाकिस्तान के लिए इंशाल्लाह बेहतरी होगी, इंशाल्लाह इस साल में पाकिस्तान के लिए बेहतरी होगी। और इसमें देखिए बहुत सारी इस्लाहात की जरूरत है, कभी भी हम सारी इस्लाहात इकट्ठी नहीं कर सकते। मैं भी बात सुन रहा था, मेरी बहन अभी फरमा रही थी कि LDA के मुताबिक बता रही थी और मुख्तलिफ प्राइवेट डेवलपर्स के मुताबिक बता रही थी। देखिए जिन ममालिक में इशारा काटने पर बहुत ज्यादा पाबंदी है वहाँ पे लोग इशारा नहीं काटते, लेकिन जहाँ पर खास ऐसी सख्ती नहीं होती वहाँ पे लोग इशारा काटते। लिहाजा इसी तरह से अगर आप देखेंगे कि जब यहाँ पर डेवलपर्स के लिए बहुत ज्यादा आसानी पैदा की गई और उन लोगों के लिए जो कानून को वायलेट कर सकते हैं उन्हें एक सहूलत दी गई, उनके लिए जन्नत बनाई गई और वायलेट किया गया। मैं इनकी समझता हूँ ये कानून को वायलेट जो किया गया है, जो एक्स्ट्रा अगर किसी जगह पर कुछ सोसाइटीज ने डिलीवर नहीं किया है, ये ऐसा मामला किया है, तो उसके पीछे जो मामलात हैं वो भी अगर आप देखेंगे तो LDA की और ब्यूरोक्रेसी के मामला उसमें शामिल है, जिससे मिलके इन्होंने उन लोगों से मेल मिलाप करके और अल्टीमेटली नुकसान जो है वो आम आदमी को पहुंचा है। तो मैं इसी समझता हूँ कि इसके लिए इस्लाहात भी लाजमी होनी चाहिए और रीरा जो है उसको भी क़याम जो है वो अमल में आना चाहिए और उसे जो है ना जल्द। बिल्कुल मियां साहब, ये रीरा के हवाले से भी हम गुज़िश्ता कुछ एपिसोड में बात करते आ रहे हैं कि ये बड़ी अहमियत का हामिल है कि रीरा को रेगुलेट किया जाए, इसको सपोर्ट किया जाए इस इदारे को बनाने में। जी बिल्कुल, देखिए ये जो एक अथॉरिटी है, ये अथॉरिटी ऐसी अथॉरिटी है जो कि रियल एस्टेट सेक्टर के लिए बहुत ज्यादा बेहतर हो सकती है। और मैं सबसे पहले मैं इसी समझता हूँ कि कोई कानून बनाने से पहले उसके पे जो इम्प्लीमेंटेशन है उसको यकीनी बनाना चाहिए कि वो फूल प्रूफ तरीके से इम्प्लीमेंटेशन हो सके। वहाँ पे आप ये चीज देखें, जहाँ पर कभी बात की जा रही थी प्राइवेट डेवलपर्स के हवाले से, यहाँ पर मैं आपको एक बहुत बड़ा मसले की तरफ एक तवज्जो दिलवाना चाहूंगा। कह जाए कि इकोनॉमी से थोड़ा सा हटके हो जाएगा। आप ये चीज देखें कि बहुत सारे लोग जो है आज LDA के अंदर बहुत सारे लोग एहतजाज कर रहे हैं, वो लोग एहतजाज कर रहे हैं जिन्हें आज से 20 साल पहले प्लॉट अलॉट किए गए और उनकी ट्रांसफरें की गई, उन्होंने पेमेंटें दी, आज वो घर बना के बैठे हुए और LDA की तरफ से उन्हें नोटिस चले गए। ये तकरीबन 10,000 लोगों का ये मसला है। अच्छा। तो लेकिन प्रॉब्लम ये है कि वो लोग जिन लोगों ने ट्रांसफर की उनकी, जिन्होंने LOC दिए, आज वो प्रमोट होकर बैठे हुए हैं डायरेक्टर लेवल पर, उससे ऊपर लेवल पर बैठे हुए हैं। तो लोग जिन्होंने घर बनाए थे, जिन्होंने प्लॉट खरीदे थे, जिनके LOC हुए थे, वो बेचारे जो है वो आज भी LDA के चक्कर लगा रहे हैं और उन्हें अफसरान के पास लगा रहे हैं। तो मियां साहब ये वजह क्या बनी है आइडेंटिफाई, उसको इतना अरसा लगा आइडेंटिफाई करने में और आज जो लोग तो बेघर हो गए इससे? जी बिल्कुल, ये एक बहुत बड़ा मसला है जिसे बिल्कुल जो है ना वो हाईलाइट नहीं किया जा रहा। ये 10,000 से ज्यादा लोगों की ये प्रॉब्लम है और कहा यह जा रहा है। देखिए LDA के अंदर हकीकत अगर सच बोला जाए रिजवान साहब, और मेरे सच को इसी तरह से अगर आप चला दे तो यकीन जानिए कि LDA के अंदर आज भी ऐसे मामला मौजूद है, चाहे आप 1 विंडो की बात करें या कोई भी बात करें, जो मर्जी एक क्लर्क जो है अंदर से आपका 5 करोड़ का घर है, उसका एक पेपर वो अंदर से निकालता है और एक पेपर निकालने के बाद वो कहता है कि आपकी तो पटवारी की पुरानी रिपोर्ट ही नहीं लगी हुई, ताकि इसकी वजह से आपका घर जो है
वो भी 2 नंबर हो गया और आपकी फाइल भी 2 नंबर होगी और उसकी जगह पे नई फाइल बन के अंदर चली जाती है और लोग वहाँ पे चक्कर लगाते रहते हैं। आप यकीन जानिए कि वो उस एक पेपर के लिए लोगों की जिंदगियां खराब हो जाती है। बिल्कुल ठीक। मियां साहब, ये तो एक पूरा टॉपिक है, क्योंकि ये सिर्फ एलडीए में नहीं बल्कि और भी इदारों में इस तरह के मसाइल रहते हैं और इनकी निशानदेही करना हमारी जिम्मेदारी है ताकि इस्लाह हो सके, और इंशाल्लाह हम करते भी रहेंगे। नाज़रीन, गुफ्तगू का सिलसिला इसी तरह जारी रहेगा, लेकिन अभी वक्त एक छोटे से ब्रेक का, आप कहीं मत जाइएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, आप प्रोग्राम देख रहे हैं प्रॉपर्टी गाइड और गुफ्तगू का सिलसिला ब्रेक से पहले जहां पर हमने छोड़ा था वहीं से जारी करते हैं। मैं जीवा साहब आपकी जानिब आऊंगा, चूंकि हम बात कर रहे हैं प्राइम मिनिस्टर टास्क फोर्स के हवाले से भी, तो जी साहब ये भी खबर देखने को आई गुज़िश्ता एक हफ्ते से चल रही है कि जो तजवीज़ हैं टास्क फोर्स की उसको मान लिया गया है, वो एक्सेप्ट कर ली गई हैं। क्योंकि ये खबर तो चल रही है, मगर मैं तस्दीक करना चाहता हूं आपसे कि ये खबर दुरुस्त है, ये इस तरह से हो चुका है? देखिए, इस हद तक तो दुरुस्त है कि प्राइम मिनिस्टर सेक्रेटरीट से जो है वो कैबिनेट से अप्रूव्ड होके ये एफबीआर को भेज दी गई है। ठीक है। अब ये जो है एफबीआर, मेरा ख्याल है एफबीआर की ख्वाहिश है या मेरा ख्याल है वो उसकी जो है वो कंडीशंस हैं कि वो आईएमएफ जो है उसकी अप्रूवल, आईएमएफ की अप्रूवल के बगैर वो उसको नाफिज नहीं करना चाहते। अच्छा। तमाम सिफारिशात कंप्लीट हो चुकी हैं और मेरा ख्याल है ये जो अभी आईएमएफ का जो डेलीगेशन इस वक्त पाकिस्तान में मौजूद है तो वो जाहिर है एफबीआर उससे उनसे अप्रूवल लेगी। लेकिन उन द मीन टाइम उन्होंने 3 दिन पहले एक नोटिफिकेशन निकाला है जो रियल देखिए, मैं एक चीज आपको वाजे कर दूं, कंस्ट्रक्शन सेक्टर एक अलग सेक्टर है, रियल एस्टेट सेक्टर एक अलग सेक्टर है। कंस्ट्रक्शन सेक्टर वो है जिसमें स्टील इस्तेमाल होता है, सीमेंट इस्तेमाल होता है, कलर इस्तेमाल होता है, जिसमें विंडोज लगती हैं, जिसमें टाइल्स लगती हैं। रियल एस्टेट सेक्टर जो अभी शुमाइला ने बात की कि जी वो लैंड के हवाले से, मैं दोबारा उस पर अगर आप कहेंगे तो मैं आ जाऊंगा, तो वो इश्यूज जो है वो लैंड के हवाले से आते हैं। तो वो जो है अभी एक इन्होंने एक एसआरओ निकाला है 4 दिन पहले, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने, एफबीआर ने निकाला है कि जितने भी जो ट्रांसफर्स के ऊपर जो उन्होंने एक फैसिलिटीज दी है कि अभी तो वो जो फीसिस की तो बात अभी अप्रूवल आएगी, बाकी उन्होंने फ्यूचर में जो है वो किसी हद तक आपका घर जो है उसको 0 कर दिया है, उसका जो है वो 236C और 236 के कोई 25 सालों के अंदर। तो वो कुछ बहुत बड़ा उसका जो डॉक्यूमेंट है वो मैंने पूरा स्टडी किया हुआ है। अच्छा। तो 5 साल में कुछ उसको जो है वो 10% कर दिया है, कोई 10 सालों में 20% कर दिया है। बिल्कुल, और फिर जो 20 सालों में अंदर 20 से 25 सालों में उसको प्लॉट कर दिया गया है कि वो प्लॉट की शक्ल में जो है उसकी वो लेंगे फीसिस उसकी, यानी जो प्लॉट का रेट होगा घर के रेट के ऊपर नहीं लेंगे। तो ये इन्होंने एक पहला जो है ये, बल्कि मैं आपको इस हवाले से बल्कि जीवा साहब मजीद ऐड कर देता हूं कि अब 5 से 10 साल पुराने घर की जो वैल्यू है 5% कम कर दी गई है एफबीआर की तरफ से, और जबकि 10 से 15 साल पुराने घर की जो वैल्यू है वो 7.5% कम तस्वुर होगी, और जबकि 15 से 20 साल पुराने घर की जो वैल्यू है वो 10% कम तस्वुर होगी, और 25 साल पुराने घर की जो वैल्यू है वो प्लॉट के बराबर होगी। बिल्कुल सही, 25 साल पुराना घर जो प्लॉट की कीमत में उसको वैल्यू किया जाएगा। एग्जैक्टली। तो ये देखें, ये अभी गवर्नमेंट ने, एफबीआर ने जो 3 दिन पहले ये एक एसआरओ निकाला है, लेकिन मेरा ख्याल है अभी कुछ चीजें और करने की जरूरत है। लास्ट हमारी मीटिंग हुई थी फाइनेंस मिनिस्टर से भी और चेयरमैन एफबीआर से भी, कुछ 3 से 3 माह कबल, तो उन्होंने क्लियर कट कहा था कि हम जो है इसको, आपका जो इंटरेस्ट रेट है इसको हम सिंगल डिजिट पे मैक्सिमम जो है वो 9% पर लेकर आएंगे। लेकिन अभी 13% पे चले, 23 से 13 पे आया है, 13 पे आया, बहुत अच्छी बात है। तो वो मेरा ख्याल उनका प्लान था कि जनवरी फेब तक जो है इसको 12% पे लाएंगे, लेकिन 13% पे तो ले आए। लेकिन अगले कुछ जीवा साहब ये भी उम्मीद रखी जा रही है कि ये जो 2% होना था इसको 1 किया गया है, तो शायद रमजान से पहले या फिर ईद से पहले 1% कम करके तोहफा दिया जाएगा। जी एग्जैक्टली आएगा ये बिल्कुल। और ये देखिए, इससे फायदा क्या हुआ कंस्ट्रक्शन सेक्टर को, आपको मैं सबसे पहली बात बताऊं, अभी तो आपने एफबीआर की तरफ से और चीजें आनी है जो आई नहीं है, गवर्नमेंट की टास्क फोर्स की तरफ से और चीजें आनी है। देखें, अभी स्टील जो है हम बाइंग करते थे 2,80,000 में, आज स्टील का रेट 2,40,000 रुपए टन है। अच्छा। सीमेंट जो है वो हम बाइंग करते थे कराची के अंदर 1,250 रुपए में, आज वहां पे सीमेंट का रेट 1,200 से नीचे आ गया है। इस्लामाबाद
में हम बाइंग करते थे 1450 रुपए में, आज 1225 रुपए का रेट है आज की तारीख में। अच्छा, इसी तरह जो है इसका इम्पैक्ट टाइल्स इंडस्ट्री पे भी आएगा। आप देखें ये जितनी इंडस्ट्रीज हैं ये जो है बैंक फाइनेंसिंग पे चलती हैं ज्यादातर, सही सही 90%। तो बिल्कुल जब ठीक। बैंक इंटरेस्ट रेट कम होता है तो इनकी जो है वो मंथली इंस्टॉलमेंट कम होती है, तो उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट जो है वो एंड यूजर पे आता है। इसी सही। तरीके से अगर गवर्नमेंट इंटरेस्ट रेट बढ़ाती है तो उसका और जो फिर है टाइमली डिलीवर भी हो एंड जाते यूजर हैं पे इम्पैक्ट प्रोजेक्ट्स होता जीवा साहब, इससे फिर प्रोजेक्ट्स भी है। डिलीवर हो जाते हैं, और जो सरमायाकारी आम एग्जैक्टली आदमी की या ओवरसीज की वो भी जरा महफूज हो जाती है। एग्जैक्टली। देखिए मैं आपको एक बात बताऊं, जो अभी थोड़ा सा मैं उस टॉपिक में जाना चाहूंगा। जी जी अभी जी जो मेरा ख्याल है शुमाइला नाम है या शायद जी जी जी, मैं शुमाइला, भूल रहा हूँ, शुमाइला तो साहब हैं हमारे। शुमाइला ने जो बात की है सोसाइटीज की। और देखिए मैं हमेशा अपने जितने भी मैसेजेस हैं या जितने इंटरव्यूज हैं या जहां भी मैं हम्म, जाता हूँ एज ए स्पीकर, मैं एक बात जरूर करता हूँ कि कंस्ट्रक्शन सेक्टर को आप जो है वो स्टॉक एक्सचेंज ना बनाए मेहरबानी करके। ठीक है। ये मैं पब्लिक से मुखातिब होता हूँ जो हम्म बायर्स हैं हमारे। हम्म क्योंकि ये क्या होता है कि इसको जो है वो इस तरीके से अगर आप चलाएंगे कि जी फाइलें घूम रही हैं, को 50 फाइलें ले रहा है। जी जी खासकर मैं ओवरसीज पाकिस्तानीज को जो ये मैसेज कन्वे करना चाहूंगा आपके प्रोग्राम के जी जरिए कि 25 फाइलें लेना या 50 फाइलें लेना, और फिर उसको कोई उनको ये ख्वाब दिखाता है कि मैं 1 महीने में या 3 महीने में इसकी जो है वो डबल प्राइस हो जाएगी और आप इसको देखें, हम्म, वो ये स्टॉक एक्सचेंज नहीं है बेसिकली। ठीक है। ये रियल एस्टेट सेक्टर है या कंस्ट्रक्शन सेक्टर है। हम्म, इसमें जो है वो फिर आप म्यूजिकल चेयर्स के गेम में जाते हैं तो फिर जाहिर है उसने किसी ना किसी जगह रुकना है। ठीक है। और आपके पास कोई प्रोडक्ट तो नहीं है आपके हाथ में वही 4 पेपर्स हैं जो आपको फाइल जी, के जरिए दिए गए ये फाइल बड़ा के अंदर। अहम नुक्ता है जी, फिर कंस्ट्रक्शन की बात जो आप करें, कंस्ट्रक्शन होगी फिर ये डिलीवर होगा तभी वैल्यू इंक्रीज होगी। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। और जहां एस्क्रो अकाउंट की बात हो रही है, एस्क्रो अकाउंट जो है वो हमारी पिछले 4-5 सालों से इस पे बहुत लंबी ठीक डिबेट हो रही ठीक। है। देखें हमारे पाकिस्तान के अंदर सबसे बड़ी चीज ये है कि प्रॉब्लम्स बहुत है। हम 18 एजेंसियों से एनओसीज लेके एक प्रोजेक्ट शुरू करते हैं, 18 एजेंसी से हम लेते हैं एनओसी। हम्म, दुबई के अंदर जो है वो सिर्फ आपको एक इदारे में जाना पड़ता है जहां से आपको एनओसी मिलता है। ठीक और है। दुबई के अंदर कोई अंडर टेबल पैसा नहीं देना पड़ता, कोई आपको बिला वजह तंग नहीं करता, सारा डिजिटाइज है। हम्म, यहाँ पाकिस्तान में हम कितने अरसे से एक बात कर रहे हैं कि तमाम इदारों को आप डिजिटाइज करें ताकि जो है अप्रूवल्स में जी आसानी पैदा बिल्कुल, हो। इस वक्त तो कोई टाइम वक्त की फ्रेम फिक्स जरूरत है करें। कि डिजिटलाइज किया जाए। शुमैला आपकी जानिब आऊंगा, आपने बड़ा इंतजार किया है, आप रिस्पॉन्ड भी करना चाहेंगी। अपना जीवा साहब ने भी आपके हवाले से बात की, और देखें जो स्कीम्स के हवाले से हम बात कर रहे हैं, प्लॉट के हवाले से या फाइल सिस्टम के हवाले से कर रहे हैं, प्राइवेट डेवलपर के हवाले से कर रहे हैं, उनको चैलेंजेस भी आते हैं। कुछ लोग डिलीवर करना चाहते हैं और कुछ लोग फ्रॉडलेंट एक्टिविटी करके मुल्क से बाहर चले जाते हैं। आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है कि जो फ्रॉडलेंट एक्टिविटीज होती हैं वो आसान होती हैं, वो करके लोग बाहर चले जाते हैं और आम आदमी का पैसा डूब जाता है, मुल्क का इमेज भी खराब होता है। उस पर यकीनन हाथ डालने की जरूरत है, इस पर भी पॉलिसी लाने की जरूरत है, बल्कि हमारी तजवीज़ में भी ये शामिल होना चाहिए। इसके साथ साथ आप देख रही हैं कि काइबोर कम हुआ और टैक्सेस में कमी की बात भी हो रही है, फिर जो मटेरियल कॉस्ट है उसकी कमी में भी बात हो रही है, तो यकीनन ये भी खुशाइन इकदाम हैं। जी बिल्कुल, ये बहुत अच्छी डेवलपमेंट है और मेरे ख्याल से इसकी वजह से बहुत फर्क भी पड़ेगा और फर्क पड़ भी रहा है। लेकिन इसके साथ जरूरत है कि ये जो चेंजिंग्स आ रही हैं, ये जो डेवलपमेंट आ रही है, इसको आप प्रॉपर्ली मार्केट भी करें, इसको आप प्रॉपर्ली अनाउंस भी करें। ठीक है। यहाँ पे बहुत असल में खबर ही तो ये है शुमैला साहबा के तजावीज के हवाले से खबर चल गई कि तजावीज कबूल हो गई हैं, वही तो हम कंफर्म कर रहे हैं आज। जी, मैं आपके प्रोग्राम को जेन्युइनली पर्सनली लाइक करती हूँ बिकॉज उसमें कुछ अवेयरनेस है, उसके अंदर कुछ सजेशंस भी हैं और आप राइट सेक्टर से राइट लोगों को बुला के बैठ के उनके मशवरे ले रहे हैं। मैं अक्सर चैनल्स में बोलती हूँ कि आप इस तरह के प्रोग्राम्स करें तो जी टीआरपी नहीं आता, लोग देखेंगे नहीं, ऑडियंस हमारी अल्हम्दुलिल्लाह टीआरपी भी आती है और हम प्योरली इंफॉर्मेशन बेस्ड प्रोग्राम करते हैं ताकि लोगों को अवेयरनेस हो। और प्रॉपर्टी देखें, हर शख्स डायरेक्टली या इनडायरेक्टली वाबस्ता है रियल एस्टेट के साथ, वाबस्ता है, हम सब वाबस्ता है इस चीज से। मैंने अगर अपना कोई प्लॉट बेचना है, मैंने अगर एक 3 लाख का प्लॉट लिया और अगर मुझे उसके ऊपर टैक्स देना पड़ रहा है 1.5 साल के बाद, उसकी मतलब हार्डली वो 4 लाख या 5 लाख बढ़ी है उसकी प्राइस, तो मुझे उससे ज्यादा टैक्स देके और ट्रांसफर में पैसे लगे मुझे तो माइनस में है, मैं तो लॉस में हूँ उसमें, मुझे तो फिर फायदा नहीं है प्रॉपर्टी लेने में। उससे बेहतर है कि मैं यही पैसे पाकिस्तान से बाहर अगर से करती हूँ तो जाहिर सी बात है मुझे कुछ मिलता है। लेकिन अब हमने उस चीज को रोकने के लिए, जो हमारा पैसा यहाँ से बाहर जा रहा है उसको रोकने के लिए हमें बेहतर इक़दाम करने की जरूरत है। शुमैला साहब, ये जो प्राइम मिनिस्टर टास्क फोर्स में जो तजावीज है उसमें ओवरसीज के लिए खास तौर पर बात हो रही है, बल्कि चेयरमैन नैब ने भी बयान दिया है कि हम खसूसी अदालत कायम कर रहे हैं ओवरसीज की सुनवाई के लिए, तो यकीनन ये इन पर इम्प्लीमेंटेशन हो जाए तो बड़े खुशाइन कदम होगा।
जी जी। ओवरसीज पाकिस्तानी कितना है, उसकी इन्वेस्टमेंट की निस्बत अगर यहाँ पाकिस्तान में जो आवाम हमारी रह रही है 25-26 करोड़, क्या उन्होंने घर नहीं बनाने? क्या उनकी अगली नस्लों ने घर नहीं बनाने? क्या हमारी जनरेशन आहिस्ता आहिस्ता बढ़ नहीं रही? हर 10 साल के बाद एक नई जनरेशन खड़ी जाती है जिसको एक नया घर चाहिए, चाहे वो 4 मरले का हो या 4 कनाल का हो, उसको घर चाहिए रहने के लिए। ठीक। तो आप उनको क्यों इग्नोर करें? जो ये 26 करोड़ आवाम यहाँ पाकिस्तान में, उनको भी तो आप सेव करें ना, उनको भी सिक्योर करने की जरूरत है जो पाकिस्तान में मुकीम है, पाकिस्तानी। बिल्कुल सही है जी, ज्यादा जरूरत है। ठीक। मैं इवन टूरिज्म के ऊपर भी अगर बात करूं तो आप पहले पाकिस्तान के में रहने वाले आपस में ऐसे टूरिज्म हो तो फिर हम बाहर वालों को बुलाएंगे ना। लाहौर से लोग उठ के इजीली मरी जा सकें, नथिया गली जा सकें, फिर आप बाहर वाले किसी को बुलाएं। बिल्कुल, ये तभी होगा जब कंस्ट्रक्शन सेक्टर को सपोर्ट किया जाएगा, रियल एस्टेट सेक्टर को ओवरऑल सपोर्ट किया जाएगा, टैक्सेस में कमी की जाएगी। मुबशर साहब, जी शुमैला साहब, और एंड यूजर को भी सपोर्ट ठीक है, आपका पॉइंट आ गया। मुबशर साहब, आपकी जानिब आऊंगा, चूंकि क्लोजिंग हो रही है प्रोग्राम की, योर टेक, क्योंकि मुबशर साहब हमने देखा कि तजावीज़ बहुत सारी हैं और बड़ी अच्छी तजावीज़ हैं जो प्राइम मिनिस्टर को दी गई, और वो जिस तरह अभी जीवा साहब ने बताया कि उनको एक्सेप्ट भी कर लिया गया है, वो FBR के कोर्ट में है, फिर IMF तक जाएगा। तो आपको क्या लगता है कि फौरी तौर पर वो कौन सी इन तजावीज़ में वो कौन से पॉइंट्स हैं जो फौरी तौर पर इंप्लीमेंट होने की जरूरत है, जिससे कम अज कम हम जब 2025 की बात करें कि बूम आएगा तो वो फौरी तौर पर इंप्लीमेंट करने से एक वाज़ेह फर्क नजर आएगा हमें? रिजवान साहब, मैं आपको ये चीज बताना चाहूंगा कि कभी देखते हुए कि स्कूल में किसी बच्चे की खुद शिकायत लगाई जाती थी, बाद में उससे दोस्ती हो जाने के बाद जो है ना जी उसे बेहतर कहा जाता था, तो तब टीचर उसे बेहतर मानते नहीं थे। हमारा IMF के साथ बिल्कुल इसी तरह से हुआ है। अच्छा। हमें जब IMF से लोन लेना था तब हमने ये बताया कि हम रियल एस्टेट सेक्टर पे जो है वो टैक्सेस लगाएंगे, और इतने हैवी टैक्सेस लगाएंगे कि हमें यहाँ से पैसा इकट्ठा होगा। लेकिन अगर हम देखते हैं कि बाद में हमसे वो पैसा इकट्ठा हुआ नहीं, और हो सकता भी था, और हमें इस चीज की जरूरत भी महसूस हुई, और वज़ीर-ए-आज़म साहब ने भी इस चीज से जो है ना किया कि पाकिस्तान की इकोनॉमी को बेहतर बनाने के लिए हमें रियल एस्टेट सेक्टर को जो है ना चलाना जरूरी है। तो सबसे पहली चीज, सबसे मेन चीज जो है हमारी ये है कि हमारी जो भी डॉक्यूमेंटेशन है वो इस हवाले से बनाई जाए कि रियल एस्टेट सेक्टर जो है वो अगर उससे टैक्सेस कम होंगे तो हमें ज्यादा टैक्स इकट्ठा होगा। हमें सबसे पहले बिल्कुल सही, टैक्सेस कम होंगे तो टैक्स ज्यादा इकट्ठा होगा। सही, टैक्स ज्यादा इकट्ठा होगा और बाहर से पैसा भी उसी सूरत में जो ना आएगा। और दूसरे नंबर पे जो हम पॉलिसीज बनाते हैं उसे हमें फुल प्रूफ बनाना होगा। और तीसरे नंबर पे चीज ये है कि जो लोग आप ये चीज देखते हैं कि वो ब्यूरोक्रेसी में बैठे हुए हैं, जो लोग इदारों में बैठे हुए हैं, वो हर कानून को वायलेट करने के लिए और वो सबसे पहले वो जो है ना करते हैं और लोगों को थ्रेट करते हैं, वो खत्म करना होगा। सबसे पहले हमें पाकिस्तान में जो कल्चर एक बना हुआ है इसको खत्म करना होगा, और हमें खास तौर पर इस सेक्टर में जो इदारों के जरिए फिर करप्शन होती है तो उसको उस पर काबू डालना होगा, तभी यकीनन चीजें बेहतर होंगी। नाज़रीन, बड़ा जरूरी होता है कि इस तरह के टॉपिक्स पर बात हो, और जब हम रियल एस्टेट सेक्टर की बात करते हैं तो हमने देखा कि प्राइम मिनिस्टर टास्क फोर्स में जो भी तजावीज़ दी गई वो यकीनन एक आम आदमी के लिए ही थी, एक डेवलपर के लिए थी, एक ओवरसीज के लिए थी, और अगर इन पर अमल दरामद हो जाता है तो इंशाल्लाह हम देखेंगे कि 2025 में ही रियल एस्टेट सेक्टर के जरिए मुल्क में खुशहाली आएगी। अपना फीडबैक हमें जरूर दिया करें, अपने सवालात हम हमारे ऑफिशियल जो पेज है न्यूज़ 1 का उसके जरिए आप कर सकते हैं। आप जरूर किया करें, आपके सवालात को हम अपने प्रोग्राम में भी शामिल करेंगे। आपकी कोई कंप्लेंट्स हैं, आपके कोई मैसेजेस हैं, आप जरूर कर सकते हैं। इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में उनको शामिल भी करूंगा। अपना फीडबैक हमें जरूर दीजिएगा। अगले प्रोग्राम तक के लिए मोहम्मद रिजवान सरवर को इजाजत दीजिए। अल्लाह ने के बाद।